नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी मल्हार के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। चैप्टर का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी किया करें। पाठ नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके भावार्थ अर्थ हमने पहले देख लिए है, पाठ परिचय भी देख लिया है। सर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका पाठ से। आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। तो क्या है इसका, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा यानी स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? ऑप्शन है इसका, झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी। सेकंड ऑप्शन है झोपड़ी रास्ते में बाधा थी। थर्ड ऑप्शन है वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। और फोर्थ ऑप्शन है वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा 3 नंबर, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? तो आपको बताना है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है क्रोध और झगड़ा करके। दूसरा ऑप्शन है अदालत से अनुमति लेकर। थर्ड ऑप्शन है विनती और नम्रता से। और फोर्थ ऑप्शन है चुपचाप उठाकर ले गई। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर, विनती और नम्रता से। फिर आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है दया, सेकंड ऑप्शन है लगाव, थर्ड ऑप्शन है गुस्सा और फोर्थ ऑप्शन है वो है डर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो लगाव। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी का अंत कैसा है? पहला ऑप्शन है दुखद, सेकंड ऑप्शन है सुखद, थर्ड ऑप्शन है प्रेरणादायक और फोर्थ ऑप्शन है वो है सकारात्मक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सुखद व प्रेरणादायक। दूसरा और तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 6 नंबर का प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो आपको बताना है इसमें कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुना है। उत्तर लिखेंगे इसका, मित्रों के साथ चर्चा करने के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला कि यह उत्तर पूर्णतः सही है क्योंकि यह सभी पाठ के अनुरूप है। पाठ को पढ़कर और भावों को समझकर ही मैंने यह सारे उत्तर चुने हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष से मिलाइए। तो आपको वाक्य दे रखा है, आगे उनके सामने निष्कर्ष दे रखा है, तो जो राइट है वो उसको आपको मिलान करना है। तो पहला है इसमें, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो इसका होगा वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। फिर दूसरा है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो इसका जो राइट है निष्कर्ष है वो होगा, जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांव पेच से झोपड़ी पर कब्जा किया। फिर तीसरा है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। तो जो इसका राइट है वो है, वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। फिर चौथा है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो इसका है निष्कर्ष, धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। फिर 5 नंबर है, कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। तो इसका जो निष्कर्ष है वो होगा, अपने द्वारा किए अन्याय पर पछता कर जमींदार ने क्षमा मांगी।
फिर 6 नंबर का वाक्य है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। तो इसका निष्कर्ष होगा, वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। फिर 7 नंबर का वाक्य है, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। तो इसका निष्कर्ष होगा, वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। फिर 8 नंबर का वाक्य है, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो इसका निष्कर्ष होगा, झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। फिर 6 नंबर का प्रश्न है, अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए और चर्चा कीजिए कि आपने कौन से निष्कर्षों का चुनाव किया है और क्यों। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि आपने जो निष्कर्ष चुने हैं वो कौन से चुने हैं और क्यों चुने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, मित्रों से चर्चा करने के बाद हमने पाया कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो हम सब मित्रों ने दिए हैं वे सब सही हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में वृद्धा की पोती ही उसका सहारा थी। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर झोपड़ी पर कब्जा किया था। वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को अन्याय का अनुभव कराया था। धन और अहंकार के कारण जमींदार मानवीयता और करुणा से दूर चला गया था। उसने अपने किए अन्याय के लिए पछताकर वृद्धा से माफ़ी मांगी। वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं होता। वृद्धा ने जमींदार से विनम्र निवेदन किया था कि वह उसकी टोकरी उठाने में सहायता करे और अंत में यह भी सही है कि झोंपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई थी। तो आगे का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहला है इसमें, कै आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, इन पंक्तियों से हमें यह समझ आता है कि वृद्धा जमींदार को अप्रत्यक्ष रूप से यह समझाना चाहती थी कि इतने बड़े अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं होता है। जमींदार ने उसे झोपड़ी से बाहर निकालकर नैतिकता के विरुद्ध कार्य किया है। फिर 6 नंबर का प्रश्न है, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों का हमें यह अर्थ समझ में आता है कि टोकरी भर मिट्टी का जो भार था सो तो था ही, किंतु उससे कहीं ज़्यादा जमींदार के हृदय में यह बात थी कि वह वृद्धा के साथ नैतिकता के आधार पर अन्याय कर रहा है। यही सोचकर उससे टोकरी एक हाथ ऊंची भी नहीं उठाई गई। फिर आगे का प्रश्न है, सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क्या प्रश्न है, आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों। आप उत्तर में लिखेंगे, मेरे विचार से कहानी की सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है, क्योंकि उसने जमींदार के अत्याचारों का विनम्रता और सहनशीलता से सामना किया। अंत में बड़ी ही सहजता से उसने जमींदार को उसकी गलती का एहसास भी दिलवाया। फिर 6 नंबर का प्रश्न है, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था। उत्तर में लिखेंगे, वृद्धा की पोती ने खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जमींदार ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था। उसे अपनी झोपड़ी से बहुत लगाव था। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया।
तो उत्तर में लिखेंगे जमींदार ने वकीलों को पैसा देकर कानूनी दांव पेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। फिर घ नंबर का प्रश्न है, महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, यहाँ जमींदार द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है? तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ सिर हिलाने की क्रिया का अर्थ अनुमति देने से है, अर्थात उन्होंने सिर हिलाकर वृद्धा को उसकी बात करने की अनुमति दी, यानी मुंह से कुछ बोला नहीं और एक इशारे में ही उसको अनुमति दे दी। फिर अंग्य को देखते हैं, किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ये आपको उत्तर में बताना है। उत्तर लिखेंगे इसका, पहले जमींदार का व्यवहार अन्यायपूर्ण तथा रूखा था। इस घटना के बाद उसके मन में करुणा और दया जैसे भाव आ गए, उसके अंदर दबी मानवीयता जाग उठी। फिर 4 नंबर का प्रश्न है, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया? तो आपको उत्तर बताना है। उत्तर में लिखेंगे जमींदार को अपने द्वारा वृद्धा पर किए गए अन्याय का एहसास हो गया था, इसलिए उसने पश्चाताप करते हुए वृद्धा से माफ़ी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। जमींदार को जो उसने वृद्धा के साथ जो कार्य किया था उसके ऊपर उसको पछतावा होने लगा और उसने वापस उस वृद्धा को वो झोपड़ी लौटा दी। फिर आगे देखेंगे अनुमान और कल्पना से। तो क्या है इसका, क्या प्रश्न देखते हैं, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती? तो उत्तर में लिखेंगे अपन इसका, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो वह कहती कि यह झोपड़ी हमारी है और मुझे इससे बहुत लगाव है। मैं जब से जन्मी हूँ यहीं रह रही हूँ, इसलिए कृपा आप इसे हमसे न ले, कृपा करके आप हमसे इसे झोपड़ी को ना लें, ऐसा उसकी पोती कह रही है। फिर 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं आगे, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर में लिखेंगे अपन, यदि मैं जमींदार की जगह होता तो एक असहाय वृद्धा जो अपनी 5 बरस की पोती के साथ रहती है उसे उसकी झोपड़ी से कभी नहीं निकालता। 11 नंबर का प्रश्न है, जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? तो उत्तर में लिखेंगे उसे सफलता इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि वृद्धा के बार बार हाथ जोड़ने और पैरों पर गिरने के कारण उसके मन में दया आ गई थी। उसे कहीं यह एहसास हो गया था कि उसने वृद्धा के साथ अन्याय किया है। फिर घ नंबर का प्रश्न है, झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, यहाँ केवल मिट्टी की बात की जा रही है या कुछ और बात भी छिपी है? तो संकेत दे रखा आपको, मिट्टी किस बात का प्रतीक हो सकती है, मिट्टी के बहाने वृद्धा क्या कहना चाहती है? तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ केवल मिट्टी की बात नहीं की जा रही है, इस कथन के द्वारा वृद्धा जमींदार को कहना चाहती है कि आप मेरी झोपड़ी हथिया रहे हैं, इस अपराध का बोझ जीवन भर आप कैसे उठा पाएंगे? अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं होता, ऐसी वृद्धा कह रही है। फिर आगे का प्रश्न है, अंग्य नंबर का प्रश्न है, यह कहानी आज से लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी। इस कहानी के आधार पर बताइए कि भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? तो उत्तर में लिखेंगे उस समय भारतीय समाज में स्त्रियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाता था। वे केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित थी। इसके अतिरिक्त बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी वे पीड़ित थी। यह सभी चुनौतियां उसे आगे बढ़ने से रोकती थी। पुरुषों की तुलना में उन्हें कमतर आंका जाता था। आगे है बदली कहानी। कल्पना कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती।
अपने समूह के साथ इनमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा कीजिए। इस बदली हुई कहानी को मिलाकर लिखिए। तो आपको इस कहानी को कैसे पूरा करना है, आगे कैसे आप इस कहानी को आगे बढ़ाते, आपको ये दे रखे हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता, तो इसका उत्तर लिखेंगे यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो असहाय वृद्धा अकेली पड़ जाती और अकेले वह उस टोकरी को अपने सिर पर नहीं रख पाती। इस कारण शायद वह चूल्हा बनाने के लिए अपनी झोंपड़ी की मिट्टी भी न ले जा पाती। चूल्हा नहीं बनता तो उसकी पोती खाना भी नहीं खाती। यह बात वृद्धा के लिए अत्यंत कष्टकारी होती। फिर सेकंड दे रखा है, यदि जमींदार टोकरी उठा लेता, तो इसका आंसर लिखेंगे यदि जमींदार टोकरी उठा लेता तो वृद्धा मिट्टी से भरी टोकरी को अपने साथ ले जाती। उस मिट्टी से चूल्हा बनाकर कम से कम अपनी पोती को खाना खिला पाती। उसका झोपड़ी छीने जाने का दुख शायद थोड़ा कम हो जाता। फिर 3 नंबर है, यदि जमींदार मिट्टी लेने से मना कर देता, तो उत्तर में लिखेंगे यदि जमींदार मिट्टी लेने से मना कर देता तो भी वृद्धा को अधिक आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उसे इस बात का दुख अवश्य होता कि वह अपनी पोती को रोटी खिलाने के लिए अपनी झोपड़ी की मिट्टी भी नहीं ला पाई। फिर 4 नंबर है, यदि जमींदार एक स्त्री होती, तो उत्तर में लिखेंगे यदि जमींदार एक स्त्री होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। एक स्त्री दूसरी असहाय स्त्री का दर्द समझती। वह समझती कि इस वृद्धावस्था में अपनी 5 बरस की पोती को बड़ा करने में ही वृद्धा को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसा समझकर वह उनकी झोंपड़ी भी उनसे नहीं लेती। वृद्धा खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में अपनी पोती के साथ रहती। वह समझती कि किसी के जीवन से बड़ी मेरी महल का अहाता आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं हो सकती। फिर 4 नंबर का प्रश्न है, यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती, तो उत्तर में लिखेंगे कहानी की शुरुआत में जमींदार लालची, स्वार्थी और अन्यायी दिखाई पड़ता है। उसने वृद्धा के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी एक बात न सुनी तो उसकी 5 बरस की पोती की बात क्या ही सुनता। उसे तो वह यूं ही डांट फटकार कर भगा देता। आगे का क्वेश्चन है की और की का उपयोग, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।